कई दिन मुझे आईसीयू में हो गए। अब कुछ दिनों बाद लगभग 10 दिनों के बाद मुझे आईसीयू में से निकाल कर वार्ड में रूम में शिफ्ट किया गया। तो मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ में थी। अगर ऑपरेशन आपका होता है तो आप इधर-उधर करवट भी नहीं ले पाते हैं, जो सीज़र होता है बच्चे के लिए पेट का। और उसके बाद मेरी किडनी फेल और पूरी बॉडी में स्वेलिंग। तो मैं ऐसे और ऐसे करवट भी नहीं ले पाती थी। जैसी बॉडी मेरी थी बस वो बेड को ऊपर-नीचे कर दिया करते थे। तो जब मुझे रूम में शिफ्ट किया गया, उसके बाद भी 1-2 दिन बाद मुझे चलाने की कोशिश की गई। जब मुझे पकड़ के और बाथरूम में खड़ा किया गया, तो अचानक से मैं ब्रश कर रही थी वहाँ पकड़ के, तो अचानक से मेरे पेट में से ढेर सारा खून निकला और भल्ल-भल्ल नीचे बह गया। और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये ब्लड कैसे आया अचानक से और इतना बह रहा है। फिर मुझे पकड़ के और मुझे चक्कर भी आ गए वो ब्लड देख के, पकड़ के फिर बेड पे लिटाया गया। तो वहाँ पे जो नर्सेज़ वग़ैरह थी, वो उन्होंने आके देखा कि जो मुझे बच्चा हुआ था सीज़र से, वो वाला ऑपरेशन वो पेट के जो टाँके हैं, वो पूरे खुले हुए हैं। क्योंकि मुझे सीएचएल अपोलो में भर्ती करने के बाद मेरा किडनी का ही ट्रीटमेंट चला। पेट के टाँकों की तरफ किसी ने देखा नहीं और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग की वजह से वो टाँके फट गए होंगे पेट के। तो वो खुले हुए थे मगर पट्टी बंधी हुई थी, तो वो समझ में नहीं आया। जब खड़े हुए तो वो सब निकला। तो फिर मेरी गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया गया, तो उन्होंने देखा अब इनका ये टाँके फिर से लगाने पड़ेंगे, फिर से इनका ऑपरेशन होगा। अब वो स्थिति अलग थी। फिर अगले दिन मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। तो जहाँ से वो टाँके थे उनको उतनी स्किन को आसपास से काट के फिर से टाँके लगाए गए। वो टाँके लगने के बाद वो स्थिति थी मेरी कि मैं बहुत तकलीफ में कुछ खा नहीं पाऊँ, ढंग से बैठ नहीं पाऊँ और भयंकर जी घबराता है आपका अंदर से। तो फिर मैंने एक दिन मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मेरे दोनों बच्चे दूर हैं और मेरी ऐसी हालत है कि मैं ना चल सकती हूँ बिना सहारे के, ना उठ सकती हूँ और बस डायलिसिस से डायलिसिस होता रहता है। तो मेरा ये ऐसा जीवन किस काम का? तो मैंने सोचा कि सब लोग अगर सो जाएँगे तो मैं थोड़ा घसीट-घसीट के इस हॉस्पिटल की छत पे जाके ऊपर से कूद जाऊँगी। क्योंकि मैं किसी काम की ही नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चों को भी मैं कैसे पाल पाऊँगी और सब पे बोझ बन जाऊँगी। ऐसा मेरा दिमाग में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। फिर फिर भी मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं बेड पे से उठ के घसीट के ऊपर भी चली जाऊँ। तो मैं वो चीज़ को मन में ही रखी रही, मैंने किसी से कहा नहीं। फिर बहुत ज़्यादा वहाँ डिप्रेशन में भी रहती थी और ये यहाँ पे जो कैथेटर लगता है, शुरुआत में आपको यहाँ जाँघ पे कैथेटर लगता है, आईसीयू में आप लेटे रहते हैं और जब रूम में शिफ्ट कर देते हैं, फिर व्हीलचेयर से डायलिसिस पे ले जाया जाता है। फिर यहाँ गले में लगाया जाता है। तो यहाँ गले में लगाते हैं तो उससे भी बहुत नया-नया आप रहता है आपको डायलिसिस, तो बहुत दिक्कत आती है। फिर मैंने कहा आप मुझे घर ले चलिए, घर के लोगों से, हस्बैंड से, मेरी मम्मी से, ताकि मैं घर जाके अपने बच्चों को देख सकूँ। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अभी आपकी ऐसी हालत नहीं है, आप घर नहीं जा सकते। पर मेरा मन ही नहीं लग रहा था। 18-19 दिन हो गए थे, लगभग 20 दिन के आसपास हो गए थे हॉस्पिटल में। मैंने कहा नहीं, मुझे तो घर ही जाना है। तो उन्होंने बोला कि आप आपके रिस्क पे जा रही हैं, उन्होंने लिखवा लिया और फिर मेरी वहाँ से डिस्चार्ज हो गया। मैं घर में गई तो मैंने मेरे बच्चों को देखा, उन्हें देख के मैं बहुत रोई। मुझे बहुत दुःख हुआ कि छोटे से 1 दिन के बच्चे को मैं छोड़ के हॉस्पिटल में थी और मेरा बड़ा बेटा भी उस वक़्त कम से कम 5 साल का था। उन दोनों को देख के मेरा मन अच्छा हुआ। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना करी, मैंने हिम्मत रखी कि नहीं, इन दोनों बच्चों के लिए मुझे जीना है। फिर वहीं से घर से मुझे हफ्ते में 3 डायलिसिस चलते थे, तो मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठाकर डायलिसिस पे ले जाया जाता था। तब मेरी मम्मी ही रहती थी मेरे साथ, तो मेरी मम्मी मुझे डायलिसिस पे लाके ले जाती थी। मगर फिर कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी चली गई, तो मेरे हस्बैंड मुझे डायलिसिस पे छोड़ आते थे और फिर लेने आ जाते थे और उसके भी 1-2 महीने बाद फिर मैं खुद डायलिसिस पे जाने लगी।
खुद डायलिसिस पे चली जाती थी और अपना डायलिसिस करा के आ जाती थी। ऐसा समय, मगर उस बीच में जैसे कि 1 महीना हो जाता है या गले में कैथेटर लगे हुए, तो वो इन्फेक्शन फैलने लगता है। वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैलता है कि आपको ठंड लग के बुखार आएगा, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा, उसे सहना बहुत मुश्किल होता है। तो उसे निकाला जाता था। एक बार यहाँ लगा था, एक बार यहाँ, फिर इसे निकाला गया और यहीं आस-पास कोई गड्ढा था, वापस यहीं पे उसको लगाया गया। तो पहले से यहाँ स्वेलिंग बहुत सारी और यहाँ, तो वो इतना पेनफुल रहता था, इतना, फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आप अपना फिस्टुला बना लीजिए। तो उसके भी जैसे 1-2 महीने बाद डॉक्टर ने डॉक्टर लाहौटी से मेरा मेडिकेयर में फिस्टुला बनवाया गया। वो फिस्टुला मेरा यहाँ पे बना था, मगर उसको 1.25 महीने तक रखा जाता है, बॉल से प्रैक्टिस की जाती है, हाथ को मतलब एक्सरसाइज की जाती है। तो 1.25 महीने तक मैं तो एक्सरसाइज करती रही, मुझे नहीं पता था, पर उस वक़्त मेरा इतना लो बीपी रहता था कि लो बीपी की वजह से वो फिस्टुला मेरा फ़ेल हो गया। उसके बाद फिर वही काम, अब यहाँ का इन्फेक्शन बढ़ा, उसको कैथेटर को यहाँ लगाया, फिर 1 महीने बाद यहाँ का इन्फेक्शन बढ़ा, फिर यहाँ लगाया। ऐसे करके मेरे को अब तक 6 6 कैथेटर लग चुके थे और एक जो यहाँ मेरा कैथेटर लगा था, वो इतना पेनफुल था, इतना पेनफुल, या तो कोई नस दब गई थी, पता नहीं। तो मैं उस इस करवट पे या ऐसे सो भी नहीं पाती थी, वो इतना पेनफुल था। और बेड में इतना रोती थी बिलख-बिलख कर। और फिर वो कम से कम 15-20 दिन के बाद धीरे-धीरे वो मेरा दर्द खत्म हुआ। उसके बाद कई दिनों बाद फिर मेरा एक फिस्टूला बना, दूसरा फिस्टूला मेरा सक्सेस हो गया। फिर मेरा डायलिसिस हाथ से होने लगा। उस बीच में ही जब मेरे को ये कैथेटर लग रहे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, फिर मुझे वेंटिलेटर पे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। तो उसके बाद भी मैं कई दिन तक भर्ती रही। तो मेरी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। शुरुआत में ही मुझे मेरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मेरे हस्बैंड से कहा था कि आप चाहें तो इन्हें ले जा सकते हैं, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, जब पहली बार मुझे एडमिट किया गया। दूसरी बार में भी ऐसी स्थिति आ गई, फिर मैं अच्छी हुई, फिर घर आई और फिर मैंने धीरे-धीरे हिम्मत करी, फिर मैं डायलिसिस कराती रही। ये जो 15 सालों की जर्नी है, इसमें मेरे जीवन में सिर्फ़ बीमारी या तकलीफ़ के उतार-चढ़ाव नहीं आए। पारिवारिक गृहस्थी में भी बहुत बदलाव आए, आर्थिक स्थिति में भी बहुत बदलाव आए। उन सब से लड़कर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा बिज़नेस करते थे, उनका बहुत अच्छा बिज़नेस था। जब मैं पहली बार एडमिट हुई, मेरे बच्चों की डिलीवरी और जो मैं हॉस्पिटल में भर्ती, उन्होंने लाखों रुपए मुझ पे लगाए, वो बहुत अच्छा कमाते थे। मगर अचानक से 2014 में उनका जो वो बिज़नेस था, वो बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने कमाना ही छोड़ दिया। अब वो कुछ भी नहीं करते थे और मुझे लगता था करेंगे, करेंगे। वो मुझसे कभी उस पैसे भी बोलते थे थोड़े बहुत, मुझे लगता था मैं दूँगी तो वो वापस बिज़नेस में ही लगाएँगे और आगे बढ़ेंगे, पर वो उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया। फिर डायलिसिस भी मेरा होता था। उसी बीच में मैंने फिर मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रखा है मैंने, मैं सिलाई करती हूँ अच्छी। तो फिर मैंने घर में ही सिलाई करना चालू किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर मैंने बुटीक खोला। फिर रेडियो कॉलोनी में ममता बुटीक के नाम से मेरा बुटीक था, काफ़ी लोग आते थे। उसी बुटीक से मैंने अपना पूरा घर चलाया, जिसमें मेरे दोनों बच्चे, उनकी पढ़ाई और मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी बीमारी भी और मेरे सास-ससुर और आने-जाने वाले सब रहते थे उसी बुटीक के सहारे। और जो मेरे पास थोड़ी बहुत जमा पूँजी थी, उसके सहारे मैंने घर चलाया और अपने बच्चों को पढ़ाया। ये सिलसिला कई सालों तक चला और यहाँ तक कि मैं बुटीक में सिर्फ़ सिलाई करना ही नहीं होता, कई चीज़ें बाज़ार से लानी पड़ती हैं, चाहे कैनवास हो, गिट्टी हो, फॉल हो, उसमें डेकोरेशन करने की सब चीज़ें हों, हर चीज़ के लिए मुझे दौड़ना पड़ता था। तो वो सब काम मैं करती थी। उसके बाद खुद गाड़ी चला के डायलिसिस करा के आती थी
और डायलिसिस के लिए जाती भी थी और गाड़ी चलाकर घर आती भी थी। ऐसी स्थिति चलते-चलते एक दिन बीच में मेरा ये फिस्टूला है ना, इसकी जो नसें ब्लॉक हो गई। अब वो नसें इतनी ज़्यादा ब्लॉक हो गई कि ये बिल्कुल इतना मोटा और एकदम काला नाग की तरह हो गया। इसकी वजह इतना दर्द था इस हाथ में मुझे, इतना, जिसकी वजह से ये काला हो गया स्वेलिंग आके। इतना दर्द रहता था कि मैं इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी। अगर इसमें कोई इतना सा दुपट्टा या कपड़ा भी डाल दे तो मुझे दर्द होता था। इतना भयानक दर्द। फिर डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने बोला ब्लॉकेज हो गए हैं। फिर इसका ऑपरेशन हुआ, इसके ब्लॉकेज खोले, फिर ये नॉर्मल हुआ। ऐसी स्थिति मेरी कई समय तक आती रही।